हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं एलआईसी एडीओ इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलआईसी आईपीओ के बारे में। तो देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बस, कि देखो काफी लोग जो है वो काफी टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस चीज में कि हमें क्या पहन के जाना है। ठीक है, तो देखो आप सब 20+ हो, बेसिक सी बात समझो कि एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, और इतने समझदार आप हो कि फॉर्मल क्या होता है। ठीक है, अब ज्यादा मैचिंग करने के चक्कर में मत बैठो कि मेरे को ब्राउन शूज पहनने हैं कि बेल्ट कौन सी पहननी है। ठीक है, सिंपल फॉर्मल पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो वो वहां पे फैशन शो नहीं चल रहा है, वो आपकी ड्रेस पे नहीं आपको जज करेंगे, आपकी नॉलेज के ऊपर आपको जज करेंगे। तो जितनी ज्यादा नॉलेज लेके जा सकते हो उतनी लेकर जाओ। कॉन्फिडेंस भी आपको नॉलेज से आएगा, ना कि ड्रेस से आएगा। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि ड्रेस क्या पहननी है उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके एक सिंपल सी फॉर्मल ड्रेस पहन लो, और जितनी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो उतनी करो। वो इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगी, ना कि आपकी ड्रेस आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो एलआईसी आईपीओ था, इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास एलआईसी के 100% ओनरशिप थी। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हमें थोड़ा सा चाहिए पैसा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हिस्सेदारी है उसको कम करेंगे, थोड़ा सा उसको बेच देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में डिसाइड क्या होता कि गवर्नमेंट सेल आउट करेगी अपनी 5% स्टेक, पर किसी कारणवश उन्होंने 5% ना करके कितना स्टेक किया, डिसइन्वेस्ट 3.5%। और ऐसा क्यों हुआ कि 5 से वो 3.5% पे आए, ये आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने जो अपना 3.5% का स्टेक था इसको सेल आउट कर दिया, और जो आईपीओ इशू किया वो किया इन्होंने ऑफर फॉर सेल। अब देखो, अगर आईपीओ की बात आएगी आपके इंटरव्यू में, एलआईसी आईपीओ की, तो आपको आईपीओ के बारे में बेसिक नॉलेज भी पता होनी चाहिए। तो मैंने आईपीओ पे पूरी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, जब भी आप आईपीओ शो करते हो वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक इशू और एक होता है आपका ऑफर फॉर सेल। दोनों डिफरेंस क्या है? पब्लिक इशू में क्या होता है, फ्रेश शेयर इशू होते हैं। ठीक है, और ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जो पुराने शेयर है, मतलब जो आपका हिस्सा है, आप उसको बेचते हो। पब्लिक इशू में क्या है, फ्रेश शेयर, नए शेयर बनते हैं कंपनी का और उनको बेचा जाता है। और जो ऑफर फॉर सेल है उसमें क्या होता है, आप अपने शेयर बेच रहे हो किसी और को। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है पब्लिक इशू में और ऑफर फॉर सेल में। तो जो एलआईसी आईपीओ था इसमें क्या था, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्यों? क्योंकि देखो, जो शेयर थे वो सारे के सारे थे कितने, किसके पास? 100% शेयर किसके पास थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। वो अपने शेयर बेच रही थी, ना कि एलआईसी ने कोई नए शेयर बनाए और उनको बेचा। ठीक है, इसलिए ये ऑफर फॉर सेल कैटेगरी में था। अब यहाँ पे था क्या कि यहाँ पे एक बात बड़ी कंफ्यूजन लगेगी आपको, कि इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, और इशू प्राइस था इसका कितना, 902 रुपए से 949 रुपीज तक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, जो फेस वैल्यू होती है वो होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, जो फेस वैल्यू होती है वो होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। और जो इशू प्राइस होता है वो क्या होता है आपका, इशू प्राइस जो होता है वो होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, जो आप एक इन्वेस्टर से कलेक्ट करते हो। ठीक है, जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है वो तो आप लोगे ही लोगे, साथ में उससे प्रीमियम भी लोगे। देखो, आप प्रीमियम क्यों लेते हैं कंपनीज? क्योंकि यही उनका प्रॉफिट होता है, यहीं से वो पैसे कमाते हैं। ठीक है, और मेन बात और है, जब आप आईपीओ इशू करते हो तो आपको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको उसको भी पे करना है। फिर आप एक अंडर राइटर हायर करते हो तो आपको उसको भी पे करना है। ठीक है, तो वो खर्चा कहां से निकलेगा? इस प्रीमियम से ही निकलेगा। और फिर जो पैसा बच गया वो कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आईपीओ पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये आईपीओ इशू हुआ तो इन्होंने एलआईसी वालों ने क्या किया कि जो एलआईसी इंप्लॉयज और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको 45 रुपीज का डिस्काउंट दिया, और जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको 60 रुपीज का डिस्काउंट दिया पर शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एलआईसी ने एक और चीज बोली कि जो हमारी एम्बेडेड वैल्यू है पर शेयर वो काफी कम है एज कंपेयर टू प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स, जो है कि हमारा तो सिर्फ 1.1 टाइम्स है अपनी एम्बेडेड वैल्यू का, पर जो बाकी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं वो काफी ज्यादा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि जैसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है वो 4.1 टाइम्स लेती है अपनी एम्बेडेड वैल्यू का, फिर एसबीआई लाइफ ने 2.9 टाइम्स लिया अपनी एम्बेडेड वैल्यू का, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने 2.2 टाइम्स लिया अपनी एम्बेडेड वैल्यू का। ठीक है, पर हमने देखो काफी कम लिया, सिर्फ 1.1 टाइम्स लिया अपनी एम्बेडेड वैल्यू का। अब ये एम्बेडेड वैल्यू क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने क्लेवरली बोल तो दिया कि हमने सिर्फ 1.1 टाइम्स लिया अपनी एम्बेडेड वैल्यू का, पर इन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा हेर फेर की। हेर फेर तो क्या मतलब, एक कैलकुलेशन का प्रोसेस एकदम से चेंज कर दिया आईपीओ से पहले, जिससे क्या हुआ, इनकी एम्बेडेड वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज होगी और उसका 1.1 टाइम्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। अभी ये मैंने क्या बोला है आगे मैं आपको एक ग्राफ के सहारे समझाता हूं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे है ये ग्राफ, ठीक है। अब देखो आपने प्री निकाला है तो आपको बेसिक मैथ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, देखो अगर ये 1.1x है, ठीक है, और ये है 2.4y, ठीक है। अब मेरे को 1.1x की वैल्यू जो है वो 2.4y से बड़ी करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है x की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो LIC ने यही किया, जो उसकी एम्बेडेड वैल्यू थी उसको इंक्रीज कर दिया बाय चेंजिंग द कैलकुलेशन फॉर्मूला। अब वो हुआ क्या, देखो यहाँ पे प्रूफ है आपके पास, ये देखो यहाँ पे है एम्बेडेड वैल्यू। तो अगर मैं 2019 की बात करूँ तो 46,000 करोड़ था, फिर 2020-21 की बात करूँ तो 95,000 करोड़ था, और अब देखिए 5,36,000 करोड़। एकदम से देखो कितना चेंज आया। और ये एम्बेडेड वैल्यू में चेंज कैसे आया, देखो इन्होंने क्या किया, क्लेवरली एक्स की वैल्यू एकदम से इंक्रीज कर दी। तो उसका 1.1 टाइम्स, कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम बाकियों से काफी कम ले रहे हैं, सिर्फ 1.1 टाइम्स ले रहे हैं, पर उन्होंने एक्स की वैल्यू देखो कितना एकदम ड्रास्टिक चेंज ले आए, 95,000 करोड़ से एकदम 5,36,000 करोड़ पे ले गए उसको, ठीक है। तो उन्होंने एक्स की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। तो क्लेवरनेस यहाँ पे ये थी। अब ये इन्होंने किया कैसे, तो देखो होता क्या है, देखो जब भी LIC अपना प्रॉफिट कमाती थी तो वो क्या करती थी, अपने प्रॉफिट का 95% हिस्सा अपने पॉलिसी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, और सिर्फ 5% हिस्सा रखती थी अपने पास, जिससे एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट होती थी, ठीक है। तो ये था पहले ओल्ड मेथड, कि उनको समझ लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 95% यानी कि 95 रुपीज उन्होंने दे दिए पॉलिसी होल्डर को, और बचा कितना 5% यानी कि 5 रुपए जो बचे वो जाएंगे आपके एम्बेडेड वैल्यू में, ठीक है। पहले ये प्रोसेस था, पर अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने 2021 में ये चेंज कर दिया। अब क्या कह रहे हैं कि देखो जैसे अगर हम 100 रुपीज कमा रहे हैं, ठीक है, तो 70% जाएंगे पार्टिसिपेटिंग के पास और 30% जाएंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में। मतलब पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी वो जो कि मार्केट से लिंक्ड है, ठीक है, जिसकी रिटर्न जो है पॉलिसी की वो मार्केट लिंक है, ठीक है, कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको भी प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो उनको भी लॉस होगा। और नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज कौन सी, जो कि गारंटीड होती हैं, जिसपे लिखा हुआ आता है कि आपको इतने साल बाद इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, जो फिक्स्ड होती है, ठीक है, जिसमें मार्केट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो होती है आपकी नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज। तो उन्होंने क्या कहा, जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका 70% किसमें जाएगा, पार्टिसिपेटिंग में, और नॉन पार्टिसिपेटिंग में कितना जाएगा, 30%। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि अगर समझ लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 70 रुपए गए पार्टिसिपेटिंग वाली के पास और 30 रुपए गए नॉन पार्टिसिपेटिंग वाली के पास, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग की बात करें अगर, तो 90% जाएगा आपके पॉलिसी होल्डर्स के पास एज अ प्रॉफिट। तो 70 का 90% कितना हुआ, 63, ठीक है। और जो 10% है वो जाएगा आपकी एम्बेडेड वैल्यू में, यानी कि 7 रुपए गए एम्बेडेड वैल्यू में। और अगर मैं नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात करूं तो जो 30 रुपए है उसमें से पॉलिसी होल्डर के पास कुछ नहीं जाएगा और सारा का सारा जाएगा आपकी एम्बेडेड वैल्यू में। तो अब देखिए यहाँ पे एम्बेडेड वैल्यू कितनी बनी, 100 रुपए की 37 रुपीज, और पहले कितनी बन रही थी, सिर्फ 5 रुपए। तो कितने का इंक्रीज हो गया, देखो सीधा सीधा 32 रुपए का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे इतना ड्रास्टिक चेंज आया, उन्होंने अपना जो कैलकुलेशन मेथड है वो काफी ज्यादा चेंज कर दिया, जिससे एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया। और यहाँ पे एक चीज और है, उनका देखो टोटल डेट देखो ये भी कम हुआ है। देखो पहले कितना था, 2,69,000 करोड़ का, फिर 2,53,000 करोड़ का, अब सिर्फ 3 करोड़ का डेट है। देखो 3 करोड़ का डेट है। अब ये डेट इतना कम कैसे हो गया, डेट मतलब उधार, लोन, जो इन पे लोन है वो इतना कम कैसे हो गया एकदम से, ठीक है। अब इसका एग्जांपल पता है क्या है, पहले इनके पास था IDBI का 51% शेयर, ठीक है। तो यानी कि ये इनका हिस्सा था, 51% शेयर मतलब ये LIC का हिस्सा था। तो इनका जो लॉस था IDBI का, उसको भी इनको अपनी बैलेंस शीट में शो करना पड़ता था। फिर इन्होंने क्या किया, IDBI में भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, इसको 51 से हटा के 49% पे ले आए। तो अब ये इनकी सब्सिडी नहीं रही, ठीक है, मतलब इनका हिस्सा नहीं रहा। तो इनका जो प्रॉफिट या लॉस है ये अब अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, इसलिए इनका देखो डेट भी जो है वो एकदम से चेंज हो गया। देखो कहाँ 2,53,000, ठीक है, और कहाँ 3 करोड़, सिर्फ यहाँ पे 2,53,000 करोड़ है, ये सारी वैल्यूज जो है वो करोड़ में है। और यहाँ पे देखो कितना रह गया, सिर्फ 3 करोड़। तो कितना चेंज आ गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो IDBI है उसमें अपना हिस्सा जो है 51 से 49% पे ले आए। तो इनको अब जो इसका लॉस या प्रॉफिट है वो अपनी बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चेंजेस किए थे इन्होंने अपने LIC IPO से पहले, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि LIC IPO जो है वो फेल क्यों हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, LIC IPO प्रूव टू बी अ वेल डिस्ट्रक्टर फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। और ऐसा क्यों बोला गया, देखो इसके पीछे 3 रीजन है, चौथा मैं बताता हूं आपको, बेसिकली 4 रीजन है, ठीक है। पहला रीजन तो यही है कि देखो LIC का जो कंपटीशन है वो प्राइवेट प्लेयर्स है, और अब प्राइवेट प्लेयर्स ने काफी ज्यादा मार्केट घेर ली है, ठीक है। जैसे SDI लाइफ इंश्योरेंस होगी, SBI लाइफ होगी, PNB मेट लाइफ होगी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एज अ पर्सन
आप एक इंश्योरेंस कंपनी में जाओ या ना जाओ, आप बैंक जरूर जाते हो, ठीक है। और ये जो प्राइवेट कंपनीज है ना, एच डी एफ सी लाइफ हो गई या फिर एस बी आई लाइफ हो गया, पीएनबी मेट लाइफ हो गई, इन्होंने बैंक के साथ टाई अप कर रखा है, बैंक इंश्योरेंस, ठीक है। तो बैंक में इनका बंदा बैठा होता है, आप बैंक अपने काम से जा रहे हो, पैसे निकलवाने जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, वहां ये बंदा बैठा होगा, ये आपको पिच करता रहेगा, ठीक है। फिर अगर 10 पिच कर रहा है उसमें से एक भी कन्वर्ट हो रही है तो कन्वर्जन रेट ज्यादा हुआ, ठीक है। और देखो, हर जगह इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट हो ना हो, पर बैंक हर जगह है इंडिया में, ठीक है। ये बात हो सकती है कि कहीं एसबीआई होगा, कहीं पीएनबी होगा, कहीं यूको होगा, ठीक है, पर बैंक हर जगह है इंडिया में, ठीक है। और एलआईसी ने अभी तक ये पीएसयूज के साथ टाई अप नहीं किया बैंक इंश्योरेंस के लिए, तो ये गलत चीज है, ठीक है। बाकी सभी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इन्होंने अपने अपने बैंक्स के साथ ये बैंक इंश्योरेंस टाई अप कर रखा है, जिससे इनको ज्यादा ग्रोथ मिल रही है, ज्यादा पुश मिल रहा है। एलआईसी वहां पे लैग कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आईपीओ का उतना मतलब रिजल्ट नहीं आया इस कारणवश। दूसरा था आपका मेन रीजन कि जब एलआईसी, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि गवर्नमेंट जो थी वो 5% अपना स्टेक जो है वो बेचना चाह रही थी, पर उन्होंने बेचा सिर्फ 3.5% स्टेक। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम चल रहा था रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। और इसकी वजह से भी एलआईसी आईपीओ जो है वो उतना अच्छा हिट नहीं हो पाया, ठीक है। एलआईसी आईपीओ जो है वो लॉस में गया। क्यों? क्योंकि देखो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे, ठीक है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट थे, ठीक है, वो अपने आप को पुल आउट कर गए इंडियन मार्केट से, ठीक है। इंडियन मार्केट से क्या, वो हर जगह से मतलब शेयर मार्केट हर जगह की डाउन ही चल रही थी उस टाइम, ठीक है। क्योंकि जो पैसा लगाने वाले थे लोग, उनको पता था कि कहीं टेंशन की वजह से और क्रैश ना हो जाए, तो उन्होंने पैसा लगाया ही नहीं उस वक्त, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये था। तीसरा, जो रिसेंटली 3-4 पीएसयूज के जो आईपीओ इशू हुए थे, जैसे कि कोल इंडिया, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये सारे पीएसयूज है। इनके जो आईपीओ इशू हुए थे 2017 के अराउंड, तो इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी, ठीक है। मतलब वही 5-10% की ग्रोथ दी थी, ठीक है। तो इसलिए भी ये इतना हिट नहीं गया। चौथा जो मेन रीजन था वो था, देखो, ये था 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो आईपीओ था ना एलआईसी का, वो 21,000 करोड़ का था। उससे छोटा और इस मतलब इसके आसपास का एक पेटीएम का इशू हुआ था 18,000 करोड़ का, ठीक है। पर वो बुरी तरह पिट गया था, ठीक है। तो लोगों को भी ये लगा कि एलआईसी भी सिर्फ हाइप हाइप है और इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसलिए ये भी उतना हिट नहीं हुआ, ठीक है, पेटीएम की वजह से भी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से एलआईसी आईपीओ जो था वो इतना हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा एलआईसी आईपीओ के ऊपर। अगर आपको कोई और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उस पर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस